भेज देना, इससे ज्यादा नहीं आए होंगे। कितने आए थे बता। 16 नंबर थे इसके। हम्म। कितने नंबर का टेस्ट था? 28 का था ना, 16 था। ठीक है। हाँ नहीं, बिल्कुल। चलें जी। अहमद कौन रह गया, और जिसने अहमद रह गया टेस्ट देने वाला। अहमद टेस्ट मार्क्स कितने आए थे? आए इसके सर 22 मेरा थे टेस्ट इसके। के मार्क्स नहीं आए। आपके मैम भेज देती हैं अभी। जी। हमने बेटे आज पढ़ने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ चुके थे। हमने आज कहा था कि हम ना वी विल स्टडी सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स ड्रॉन। देखो अब वेव को आप एनर्जी को नहीं देख सकते, तो आप एनर्जी जो पाथ फॉलो करती है उसको भी नहीं देख सकते अनलेस वो मैकेनिकली अपना पाथ फॉलो कर रही है। मैकेनिकल का क्या मतलब है? यूजिंग पार्टिकल्स। क्या कर रही है? पार्टिकल्स को यूज करके कर रही है। बेटे साहिल, अब बाकी वर्कशीट सॉल्व कर लो तब तक। मैथ्स की 5-6 वर्कशीट्स मिली हुई है ना, 5-6 वर्कशीट्स मिली हुई है ना, वो बाकी वो बैठ के सॉल्व करो तब तक। सो मैकेनिकल अगर होंगी तो नजर आएगा। तो हम मैकेनिकल चीजों को इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। मैकेनिकल मींस ऐसी चीजों को इन्वॉल्व करते हैं जहां पार्टिकल्स के साथ कोई ना कोई नजर आए इफेक्ट। जैसे एक बहुत मशहूर है एक्सपेरिमेंट, इसको रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और रिपल टैंक इसको क्यों कहते हैं? इसमें रिपल्स पड़ते हैं। हम करते क्या है, पानी लेते हैं, एक टब में डालते हैं। बेटा उन्होंने ना वैसे ही, उनको पढ़ने का शौक नहीं, बातें ही करनी होती है उन्होंने वैसे ही, तो उनको पढ़ लेते हैं इसी बहाने वो लोग। टब लेते हैं, टब में पानी डालते हैं, नीचे उसकी बेस को रखते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या रखते हैं उसको? ताकि जो साया है वो नीचे जमीन पर पड़े, तो इस पे हम फुट्टा रख के मेजर कर सकते हैं। मिसाल में देखो ना, स्केल रखूंगा, मैं आराम से इसका यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ मेजर कर लूंगा। ठीक है। फिर मैं इनकी फ्रीक्वेंसी मेजर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ लाइन लगाता हूँ मिसाल के तौर पे, और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट कर लेता हूँ कि एक वेव है वो वहां तक जाने में कितना टाइम लगाती है। मेरा फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, सब कुछ कैलकुलेट हो सकता है। रादर इस पानी से ये करना आसान काम नहीं था। दूसरा काम हम ये करते हैं कि इसके अंदर एक डिपर यूज करते हैं, ये मोटर के साथ लगा होता है। ये इट इज अ मैकेनिकल थिंग। ये जैसा वाइपर नहीं होता, जो घरों में वाइपर पड़ता है बच्चों पे, वो वाला वाइपर लेते हैं। और ये वाइपर जाके डिप होता है पानी के अंदर। और ये इस तरह से क्यों रखा है? क्योंकि अगर ये सिंगल पॉइंट होता तो वेव इस तरह की सर्कुलर बनती। उसको मेजर करने में थोड़ा सा वो भी मेजर करते हैं हम। हमें जो भी चाहिए, बेसिक्स चाहिए ना, बेसिक्स के लिए हम ये स्ट्रेट वाली वेव लेते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को तो प्लीज बताइए। ये डिपर जब डिप करता है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी डिप करने की, ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, कि कितनी दफा डिप करे 1 सेकंड में। उसी फ्रीक्वेंसी से वेव्स बनती हैं इसके अंदर। यस। यहाँ तक समझ आ गई बात? अब जब ये वेव्स बनेंगे, हम इसके ऊपर सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ कोई बैरियर रख के चेक कर लेते हैं ये वेव्स जो है रिफ्लेक्ट होती हैं कि नहीं होती। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पीस ऑफ पानी के अंदर रखते हैं जो पानी के अंदर सबमर्ज हुआ हो, लेकिन इतना बड़ा ना हो कि पानी से बाहर आ रहा हो। तो हम देख सकते हैं कि जो अगर जो डेप्थ है वो उसका अंदर फर्क आए तो वेव्स में क्या डिफरेंस आता है। So, हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ऐसा बैरियर लगाएं जिसके दरमियान में सुराख हो, तो जब वेव ने कहीं से बाहर निकलना होता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो हम मुख्तलिफ चीजें चेक कर सकते हैं कि वेव के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आता है मुख्तलिफ चीजों का, राइट। उन्हें स्टडी कर सकते हैं। तो रिपल टैंक उसके लिए है। ये इसको बेटे हम वेव फ्रंट कहते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी याद रखें। एक ऐसी लाइन है जो एक पैरेलल गुजरती हुई डिफरेंट पार्टिकल्स, जब जिस यानी ये सारे पार्टिकल्स सेम फेज में है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सेम वेव में है। ये अलग वेव है, ये अलग वेव है, ये अलग वेव है, लेकिन सारी वेव्स मिलके एक वेव फ्रंट बनाती हैं। इनका डिफरेंस कैलकुलेट करके हमें पता लगता है वेवलेंथ कितनी। यस। ये वही वेव फ्रंट्स हैं जो यहाँ आपको शैडो की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ओके। आगे चलते हैं जी। बेसिक फैक्ट्स अबाउट साउंड। अब आ जाते हैं साउंड पे। एक हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया साउंड वाला। साउंड वाला एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक बेल जार रखा, बेल बजाई, और इसके साथ एक वैक्यूम पंप लगा दिया। बेल ऑन कर दिया, ट्र बज रही है, ट्र बजती जाएगी ना।
हम साथ हवा बाहर निकालनी शुरू कर दी। जैसे ही हवा बाहर निकली, सारी हवा निकलने के साथ ही आवाज आनी बंद होगी। हमें नजर आ रहा है, दिस इज ट्रांसपेरेंट। ये जो कंटेनर है ये ट्रांसपेरेंट है। ऐसा नहीं कंटेनर के अंदर हमें कोई एक्सरे विजन लगा दी, ट्रांसपेरेंट है। हमें नजर आ रहा है कि स्ट्राइकर बार बार बेल को हिट कर रहा है, बेल बज रही है, लेकिन आवाज नहीं आ रही। इससे क्या पता लगा? साउंड वेव्स भी पार्टिकल डिपेंडेंट है। क्या है? पार्टिकल्स नहीं होंगे तो साउंड वेव्स भी। पेपर में एटीपी में ये सवाल आ सकता है, भाई आपने चेक करना है कि साउंड वेव्स जो है वो पार्टिकल डिपेंडेंट है कि नहीं, तो आप ये लिख देंगे, भाई ये प्रेटेस्ट लगाओ ट्रांसपेरेंट, जार के अंदर रखो एक बेल, स्ट्राइकर हो जिसमें, उसके साथ वैक्यूम पंप लगाओ, और साथ साथ उसकी एयर खींच लो, चेक करो एयर खींचने के बाद भी आवाज आती है कि नहीं। फिर आ जाते हैं बेटे, साउंड वेव कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल है या ट्रांसवर्स है, इसको कैसे चेक करें? आसान है। धुएं के पार्टिकल्स ले लें, मट्टी के पार्टिकल्स ले लें, पेपर एक लें, उस पे ना रेत बिछा दें, क्या करें? रेत के पार्टिकल्स ऐसे स्कैटर कर दें जैसे यहाँ पे स्कैटर हो। एक तरफ से हथौड़े के साथ हल्का सा स्ट्राइक करें, फिर स्ट्राइक करें, फिर स्ट्राइक करें, वो आस्ता आस्ता, जैसे हमारी आयरन फिलिंग्स नहीं थी, मैग्नेटिक फील्ड की शेप ले लेती, ये वेव फ्रंट्स की शेप ले लेगा, प्रोवाइडेड आप हर स्ट्राइक पे फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे, आप फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करेंगे। फ्रीक्वेंसी चेंज, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ आप हिट करते जाएं, वो एक वेव बनती जाएगी, ओवरलैपिंग होती रहेगी ना, स्ट्रॉन्ग वेव फ्रंट नजर आता जाएगा। डायग्राम हमारे बता रहा बताया नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे हमें एक और बात क्या पता लगी, कि पार्टिकल्स जहां वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होते हैं, वहां पार्टिकल्स भी करीब और दूर हो रहे होते हैं। क्या हो रहा था? पार्टिकल्स करीब और, इससे क्या क्रिएट होता है? इससे बेटे एयर प्रेशर में डिफरेंस आता है। आप मुझे बताइए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पता लग गया कौन सा पॉइंट ए है कौन सा पॉइंट बी नजर आ रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चों को नजर आ रहा है? ए और बी मैंने किस को कहा? आप मुझे बताइए कहाँ पार्टिकल्स करीब है, ए में कि बी में? बी में। प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, ए में कि बी में? एग्जैक्टली। साउंड वेव्स ऐसे ट्रेवल करती हैं, एयर प्रेशर पे इम्पैक्ट आता है साउंड वेव से, एयर प्रेशर से साउंड वेव। अब आप देखिए जरा, जब शोर में आप होते हैं तो क्या आपकी फीलिंग, तबीयत खराब होने का अंदेशा होता है कि नहीं होता? फिर दूसरी चीज देखिएगा, गर्मियों में पार्टिकल्स एयर के ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे कि सर्दियों में? गर्मियों में। तो गर्मियों में ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो साउंड भी गर्मियों में ज्यादा जाएगी, इसलिए गर्मियों में ट्रैफिक का शोर जान खा रहा होता, सर्दियों में उतनी जान। यस। इसी से अंदाजा कर लें, ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड मेजर करनी है तो क्या तरीका है? एक तो तरीका ये है, वो गोली मारे, आप दूर से देखें, गोली मारे तो वो ठा होगी, वो ठा होने की आवाज आपको बाद में आएगी, शक्ल पहले नजर, वो फायर का वो पहले नजर आ जाएगा शोला। बिजली जैसे चमकती है, बिजली पहले नजर आ जाती है, थंडरस्टॉर्म की आवाज आप मेजर कर लें, ये पता हो आपने कितनी दूर वो बंदा है जो बंदूक लेके खड़ा है, उसको इतनी दूर खड़ा करेंगे अगर वो आपकी तरफ भी रुख करके गोली मारे तो आपको ना लगे, क्योंकि नहीं तो वो तो इसको मौका गनीमत जान के आपको उड़ा देगा। राइट, धरती का बोझ कम हो, तो आपने उसको दूर खड़ा करना है। दूर खड़ा करेंगे तो क्या होगा? वो गान चलेगी, शक्ल नजर आई, आप स्टॉप वॉच। इससे ज्यादा अच्छा एक एक्सपेरिमेंट क्या है, एको वाला। आप एक जगह जाएं जहां पर एको होती है, क्या होती है? तो आप दोनों जो दो दीवारों के दरमियान का डिस्टेंस में ये कर लें, एक दीवार के साथ टेक लगाएं, जोर से बोलें, और साथ ही स्टॉप वॉच ऑन कर दें, अपनी आवाज दोबारा आने तक को मेजर कर लें, तो आपको डिस्टेंस पता लग जाएगा, साउंडनेस डिस्टेंस तो पहले से पता है, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी आवाज यहाँ से वहां तक जाकर वापस आई है तो कितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस को आप हाफ कर लेंगे, क्योंकि एक तरफ का डिस्टेंस लेना था ना आपने, डिस्टेंस ओवर टाइम करके आपके पास क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ जमानों में स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने की कोशिश की है। अप टिल नाउ हम फिक्स नहीं कर पाए कि स्पीड ऑफ साउंड एग्जैक्टली है कितनी। थोड़ा सा डेसिमल्स में हमारा फर्क है, पॉइंट्स में फर्क है, 327, 321, 331, 32, यू नो, 332.5। न्यूटन अंकल कोई और बात कह देते हैं, क्योंकि एयर प्रेशर पे डिपेंडेंट है। जो आवाज पहाड़ों पे जाके आएगी, समुद्रों पे वो आवाज, जो आवाज मेरी इधर कमरे के अंदर है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। आप दरवाजा खोल दें, ये वाला भी, वो वाला भी, जो दूसरे क्लासरूम का और पीछे वाला दरवाजा देखो, उस क्लासरूम में कोई ना हो, मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूँ, बच्चे क्लास में इतने ही बैठे हो, मेरा ज्यादा जोर लगेगा पढ़ाने में। दरवाजे बंद कर दें, अब देखिएगा आपको मेरी आवाज आती है। अब कम जोर लगाऊंगा लेकिन बोलूंगा तो वो आवाज, क्योंकि वो आवाज दीवार से टकरा के मल्टीप्लाई हो रही है,
एयर प्रेशर अंदर का मेंटेन्ड है, तो एयर प्रेशर से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन बहरहाल हमने आईजीसीएसयू लेवल के मैार पर, दिस इज अ फिक्स, आपने स्पीड ऑफ साउंड क्या लेनी है, 330 मीटर्स। ये उन्होंने कहा जी आप अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे कर सकते हैं, आप दो पर्सन हो, एक वही मैंने भी जो आपको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, नाइट टाइम पे करें ताकि आपको जल्दी से नजर आ जाए, या इसकी वजह ये भी हो सकती है नाइट टाइम पे करें, गोली किसी को लग जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा किसने मारी। दे कैन बी, नो, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू थिंक, इफ यू आर अ बिट बिट ऑफ अ साइकोपैथ, तो नाइट टाइम पे करने का मकसद यही होगा कि किसी को पता ना लगे। बट इफ यू आर अ बिट ऑफ अ साइंटिफिक माइंड, फिर साइकोपैथी नहीं है इधर, इधर क्या चक्कर है, वो कह रहा है आपको नजर आ जाएगा ना शोला आसानी से नजर, फिर आवाज डिसरप्ट नहीं हो रही होगी, इसको क्या पता हम जागते ही रात को। इसको चाहिए एक्सपेरिमेंट करना है तजद के टाइम, फजर के टाइम, इसको इसको चाहिए फजर की नमाज के फौरन बाद ये experiment। उस टाइम नहीं बाहर कोई होता, उस टाइम बाहर, सर्दियों में तो उस टाइम कुत्ते भी नहीं होते बाहर, तुमको गिनती के 8-10 नमाजियों ने हर मस्जिद में जाना होता, सही है ना, तो वो बिल्कुल खामोशी होती है। जी फैक्ट 4 जी, स्पीड ऑफ साउंड इन साउंड्स इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स। सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड हमेशा बड़ी होगी स्पीड ऑफ एयर से। ये बेटा बल्कि इसको इस तरह से याद कर लें, यहीं पे लिख लें, सॉलिड में आवाज ज्यादा तेजी से जाएगी एज कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड में से ज्यादा तेज है एज कम्पेयर टू गैस। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजर टुगेदर है ना, ज्यादा जल्दी टकराएंगे। आपको इसकी एग्जांपल देते, आपको ट्रेन की आवाज नहीं आ रही, दूर है ट्रेन, ट्रेन ट्रैक पे आप सर रखें आपको आवाज आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन जल्दी सर उठा भी लेना, वो ना हो आप कहें थोड़ी और आवाज आ ले, थोड़ी और आवाज आ ले, उतने में ट्रेन आ जाए। ठीक है, और भी कई एग्जांपल है, आप अभी ऐसा कर लें, अपने चेयर के आर्म रेस्ट पे अपना सर रखें, एक्सपेरिमेंट करें, रखें अपना सर इस तरह, कान लगाएं, लगाएं, मजाक नहीं कर रहा, पुट इट लाइक दिस, कान लगाओ ऐसा, आप लगाए हैं ना, सब लोग लगाएं। वो थोड़ी लंबी है, उससे लग नहीं रहा, साथ वाले की पे लगा लो, लगाओ सारे। चलो महरूर, हादिया, सर लगाओ, लगाओ भी बॉय, इस पे सर लगाओ अपना अपना, लगाओ वो, कान लगाओ इसके साथ। अबू बकर ये आर्म रेस्ट पे लगा लिया है। अब आपने जिस चेयर पे लगाया है ना, उस चेयर पे अपना हाथ नीचे करके हल्का सा स्ट्राइक करो यहाँ पे प्लास्टिक पे, नीचे जहाँ बैठे हो प्लास्टिक पे। आप खड़े होके यानी अपराइट सेट करके तो इसको स्ट्राइक करो, दोनों आवाजों में फर्क आपको फील हो गया होगा, राइट। इसीलिए वो आपने ड्रामों में देखा होगा ना, कान लगा के सुननी है, हाँ? तो एक आदमी एक्सपेरिमेंट करता है, कहता है मैं आपको दिखाता हूँ कि बीवियां कितना ट्रस्ट करती हैं। वो उसकी बीवी सामने बैठी होती है, वो दिखाता है, वो यूट्यूब ओपन करता है और यूट्यूब पे वीडियो प्ले करता है, कौन सी कॉल आ रही है वो वाला म्यूजिक बजने की, और बीवी अपने काम में मसरूफ बिल्कुल सफाइयों में लगी हुई है, और उसने एयरबड्स लगाए हुए हैं, और वो ना म्यूजिक सुन रही है, सारे इंडिया का किसी बंदे ने बनाई है। वो कॉल का म्यूजिक चलाता है यूट्यूब पे, चलाता है, और उसको पॉज करके, हाँ हेलो, हाँ एक मिनट, दरवाजे से उधर अंदर जाता है, दरवाजा बंद करता है, सामने बेड पे चला जाता है, फोन साइड पे रखता है, कहता है दिखाया आपको, दरवाजा खोलता है, बीवी ऐसे कान लगा के दरवाजे के साथ खड़ी होती है। वो कान के साथ दरवाजा क्यों, दरवाजे के साथ क्यों कान लगाती है? हाँ, 1 इंच पीछे होने में और 1 इंच आगे होने में क्या फर्क पड़ा है? कान साथ लगाने से वो सॉलिड वाला इम्पैक्ट है। फैक्ट 4 है स्पीड, अब आपको पता है साउंड प्रूफिंग कैसे करते हैं कमरों की? पैडिंग करते हैं मटेरियल, वो कौन सा मटेरियल होता है, शॉक एब्जॉर्बर मटेरियल होता है, डैम्प, वो डैम्प बड़ा डैम्पिंग मटेरियल लगाते हैं, वो डैम्पिंग मटेरियल है क्या? देखो गाड़ियां है क्या, ये नहीं पता है, तो है क्या वो मटेरियल बेसिकली, वो जैसे हमारे फोमिक शीट होती है, जैसे हमारे ये इस तरह की जो सॉफ्ट रबर मटेरियल होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। ये क्या होते हैं? शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, तो ये साउंड पार्टिकल्स के भी शॉक्स को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए साउंड को आगे जाने नहीं देते। आगे चलते हैं जी, ये बेटे याद करनी है, इसमें 330 लिया ना, इसमें 5,000 लेनी है सॉलिड में। सॉलिड में कितनी लेनी है? एग्जैक्ट नहीं, यही आएगी, ये देखें, ये 320 उसने कैलकुलेट किया एक जगह पे, बॉय एको किया है, बॉय और गर्ल ने क्या किया है, गर्ल हैज टेक्स बॉय हैज अ स्टॉपवॉच इन हिज हैंड व्हेन द गर्ल बैंग्स द स्टिक टुगेदर। तो क्या होता है, बॉय सुनता है आवाज 3 सेकंड बाद आती है, तो वो डिस्टेंस जनाब कितना लेता है, डबल डिस्टेंस लिया उसने। डबल डिस्टेंस क्यों लिया उसने? क्योंकि डबल डिस्टेंस कवर करके आई है, गई है वॉइस फिर वापस, तो 2D लेना, 320 मीटर पर सेकंड उसने कैलकुलेट किया है।
डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ इसका कैसा होता है? ग्राफ जनाब बनाने हैं ये बंदा। सारों की शक्ल एक ही जैसी है। मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता। प्रेशर सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रेशर देखें, मैं सब लोग चुप कर जाते हैं तो आगे को प्रेशर है ना। जब हम बोलते हैं तो जैसे कुछ पार्टिकल्स में प्रेशर इंक्रीज करता है, तो वो पार्टिकल्स आगे जाके जब दूर होते हैं तो पार्ट जो करंट प्रेशर था उससे कम भी हो जाता है प्रेशर बोलने की वजह से। ठीक है। सबका ग्राफ इसी तरह का बनता है। अगर यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आई वुड लाइक टू मूव फर्दर अहेड एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस चैप्टर हियर। चलूं आगे। Yeah, sure. अब कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं साउंड की। एक लाउडनेस। लाउडनेस पता है किससे रिलेटेड है? एम्पलीट्यूड से। किससे रिलेटेड है? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड क्या होता है जनाब? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस। तो जब हम बोलते हैं, आपको याद है मैंने आपको एक दफा बताया था कि स्पीकर पे शुरू शुरू में लोग कहते थे स्पीकर पे नमाज पढ़ाना हराम है, अजान हराम है स्पीकर पे देना, याद है? शुरू में मुसलमान अलाउ नहीं करते थे इसको। क्यों? बिकॉज दे थॉट कि ये क्या हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है। जैसे तस्वीर नहीं कॉपी पेस्ट करते हैं। अब आप कुरान पाक की फोटो कॉपी करा लेंगे अगर, तो फोटो कॉपी है ना। किसी बंदे की क्लोनिंग कर लें अगर, मैं मिसाल देता हूँ। एक आदमी है उसका क्लोन, ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। एक आदमी है उसका क्लोन बना लेते हैं, आइडेंटिकल क्लोन है ना। तो ये जो इसकी बीवी है, क्या वो उसके क्लोन की भी बीवी है? बोले, उनका रिश्ता जायज तो नहीं आपस में होगा? वी क्लियर सो फार? इसी तरह से यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट था। वो कहते हैं जैसे हम टीवी पे क्यों नहीं नमाज दे के जमात पढ़ा सकते, क्योंकि वो कहते थे ये क्लोनिंग हो रही है, असल पिक्चर नहीं है, इट्स बीइंग कॉपी पेस्टेड। तो स्पीकर की टेक्नोलॉजी जब समझाई गई उलमा, उन्होंने कहा गया कि हम कॉपी पेस्ट नहीं करते वॉइस को। आप माइक से, ये जो मेरे पास डिजिटल माइक है इसमें तो वॉइस कॉपी पेस्ट होती है, वो एडीसी डीएसी चल रहा होता है। खैर वो तो इसमें भी चलता है, लाउड स्पीकर में भी। लेकिन वो कहता है कि जनाब हम सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते हैं, हम आप ही की आवाज जाती है आगे। हम आवाज को कॉपी पेस्ट, जो रेडियो पे आपको आवाज आ रही होती है वो कॉपी पेस्ट हो सकती है। लेकिन जो लाउड स्पीकर लाइव चल रहा होता है, तार के जरिए आवाज आ रही है, वो कॉपी पेस्ट एब्सोल्यूट। इसलिए उन्होंने कहा अच्छा ठीक है फिर ये अलाउड है। अब ये अजान इसी बहाने शुरू हो गई है, अजान सुन लेते हैं। अच्छा जी। तो ये एक करेक्टरिस्टिक है लाउडनेस। दूसरी क्या है? वो जो हम लोगों की होती है, आप लोगों की लड़कियों आवाज लो पिच होती है कि हाई पिच होती है? हाई पिच होती है। कितनी हमारे कानों को सुरीली लगती है ना जब आप चीख चिल्ला रही होती है ना। लो पिच और हाई पिच, वो जो आवाज हमारे पास हो जाती है पतली और भारी, जिसको हम कहते हैं रजिस्टर, लो रजिस्टर हाई रजिस्टर वाला। पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव पे। किस पे डिपेंड करती है? ये याद करना है, क्वेश्चन आता है इसका पेपर में। पिच किस पे डिपेंडेंट है? फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंडेंट है? पतली आवाज हाई पिच्ड होती है और भारी आवाज लो पिच्ड होती है। ठीक है। क्या हुआ? क्या कहती है मैडम? Yes. पहली वाली ज्यादा अच्छी थी। क्वालिटी, पहली वाली ज्यादा अच्छी होती तो मर्दों की ऐसी ही होती। हाँ ये भी है। ओ, क्वालिटी। अब एक और चीज है प्यारे बच्चों। पानी में अगर पत्थर फेंका जाए, पानी में अगर, तो जो स्प्लैश होता है क्या उसको वेव कहते हैं? उसके थोड़ी देर बाद जो क्रिएशन होती है रिपल्स की, उसको वेव कहते हैं। जब चीजों में हमें ऑर्डर नजर आने लगता है वो हमें अच्छी लगने लगती है। ऑर्डर नजर ना आए तो हमें अच्छी भी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे आई गिव यू एन एग्जांपल। भाई वो किधर है कॉपीराइट लगाने वाला? है सो यार,
उसकी वजह से मैंने कह रहा था क्लास ही नहीं पा रहा, रिकॉर्ड कर दीजिएगा प्लीज। Abstract or उसके लिए रिकॉर्ड करके इस्तेमाल करा, इस्तेमाल का लेक्चर नहीं रिकॉर्ड करता पिछले काफी दिनों से। abstract art? चला तो नहीं गए। कल लेक्चर के दौरान मैंने बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वाले कॉपी, यार बहुत ही कमीना आदमी है या अल्लाह। अच्छा खैर, आपको पता है ये कितने की है पेंटिंग? वो महंगी है ना? किसी को अगर किसी को ना You, बताया जाए महंगी है कितने, किसी को लगेगा कि इसमें कुछ अच्छा है, बिकॉज यू कांट सी एनी ऑर्डर इन देयर। आपको ये लग रहा है कि पेंट गिर गया है हाथ से। दैट्स व्हाट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इज। इसको समझने के लिए भी थोड़ा सी आर्ट की सेंस। जब पेंट गिरता है ना बेटे, तो ऐसा नहीं होता कि एक खास ऑर्डर फॉलो होता है, इसमें एक खास ऑर्डर फॉलो हो रहा है। I don't मैं see it. इससे आसान वाली को, कैन यू सी इट हेयर? I मैं mean, इससे I आसान can't वाली पेंट, मैं वही see तो कह रहा हूँ, what इसी तो अच्छी तो नहीं the, लग। अच्छा, क्यों शेड नहीं है स्क्रीन? no, शेड, like the art, what it यू says. कांट सी द आई, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, देयर इज ऑलवेज समथिंग, इसलिए तो इसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं। यू सी, देयर इज फॉर I द really अपेरेंट आई। can't see. ओके बेटे, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अपेरेंट, व्हाट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू गाइस कांट सी दिस, मैं भी यही कह रहा हूँ, यू रिपीटिंग मी अगेन एंड अगेन। यू गाइस आर अनएबल, इसलिए आपके लिए है भी वर्थलेस, इसलिए आपके लिए क्या है। बट इफ यू स्टार्ट सीइंग सम ऑर्डर इन इट, फिर क्या होगा? फिर आपको हैरत होगी यार, इसने इतना मुश्किल काम कैसे कर लिया। मतलब सोचें कि आप पत्थर फेंके हैं पानी में टू मेक इट स्प्लैश, और आपके कंट्रोल में वो कितने ड्रॉपलेट्स किधर जाएंगे, कहां कहां पे ड्रॉपलेट जाके गिरेगा। तो isn't that marvelous? Can anyone control that? What if you can? इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग महंगी हो जाती है। इसलिए वो क्या हो जाती है, अब तो लाइव परफॉर्मेंस दिखाते हैं इसके ऊपर लोग। वो एक आदमी है, वो सारे उनको, मतलब देयर आर मल्टीपल थिंग्स, वी विल नॉट डेल्व डीप इनटू इट। वो ऑर्डर नजर आए, आप मुझे बताइए इन दोनों में से किस में आपको ऑर्डर फील हो रहा है, लेफ्ट और राइट वाली में से? Music. There is some, there is some, let's stop the names here. There is some order here. Whatever the order is, सुनने में भी यही अच्छा लगता है फिर आपको। देयर इज नो ऑर्डर हेयर, रैंडमाइजेशन है, बिल्कुल रैंडम। तो सुनने में भी अच्छा, जिसको हम शोर कहते हैं वो ऐसा होता है, और जिसको हम म्यूजिक कहते हैं वो राइट साइड पे जो बना हुआ है ऐसा होता है। बाज औकात ऐसा म्यूजिक होता है जिसे कुछ लोग म्यूजिक समझते हैं, दूसरे लोग म्यूजिक मेटल रॉक है जैसे। और मुझे सुनाएंगे, मुझे तो लगा शोर ही है। उनका म्यूजिक है वो जो आयरलैंड वाले नहीं वो बजाते हैं, हाँ क्या होता है वो पाइप्स, कौन बजाता है? आयरलैंड वाले बजाते हैं पाइप, स्कॉटलैंड, स्कॉटिश। वो स्कर्टें पहन के पिंग वाले पाइप्स नहीं थे। टू अस, हर बोल बताते हैं, हारमोनियम बजाते हैं लोग। फॉर अस इफ वी डोंट रिकॉग्नाइज देयर इज सम पैटर्न देयर, वी फील के शोर ही है। बट इफ वी काइंड ऑफ स्टार्ट सीइंग अ पैटर्न, तो हमें क्या होता है, वो म्यूजिक लगने लगता है। लेकिन जब भी इस पे स्टडी की जाती है, वी सी द म्यूजिक इज लाइक दिस, एंड दिस इज नॉट म्यूजिक। आप आपको आप में से कौन कौन है जो म्यूजिक पढ़ा हुआ है, वो एक्चुअली स्टडीड म्यूजिक प्रैक्टिस की है? आप में से कोई है जो बकायदा तकरीबन मरासी है? इज दिस समबडी? खान साहब ऐसे कर लेता, इज दिस समबडी? लेकिन जब आप कोई ऐसा शो देखते हैं, अमेरिकन आइडल, इंडियन आइडल टाइप को शो देखते हैं आप लोग, और अभी वो जज नहीं बोला होता, क्या पहले ही आप नहीं सुन के कह रहे होते अच्छा गा रहा है कि बुरा गा रहा है? दैट्स अ क्वालिटी ऑफ द साउंड। इसका किससे ताल्लुक है? वेव फॉर्म से। किससे ताल्लुक है? सो मैं तीनों बातों को रिपीट कर देता हूँ। लाउडनेस का ताल्लुक किससे है? एम्पलीट्यूड से। लाउडनेस का किससे ताल्लुक है? पिच का किससे ताल्लुक है? फ्रीक्वेंसी से। और क्वालिटी ऑफ वॉइस का किससे ताल्लुक है? वेव फॉर्म से। यहाँ पे हमारा साउंड वाली बात क्लियर। हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया कि एनर्जी मैकेनिकल कैसे ट्रेवल करती है और उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। असल में हम शुरू कहाँ से हुए थे? लाइट से। कहाँ से शुरू हुए थे? कहाँ से शुरू हुए थे बच्चों? और लैट में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और उसकी हमने एक रेंज पढ़ी थी। और उस रेंज में से सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सी आई है?
बेटा जो चीज बंदा देख सकता है उसी पे पहले स्टडी करेगा ना। किसको स्टडी करेगा? इसको देख सकता है पहले उसी को स्टडी करेगा कि नहीं? तो हम लोग जिसको देख सकते हैं उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसको? विजिबल लाइट। क्या कहते हैं हम उसको? और याद रखने के लिए इन 7 रंगों को हम क्या नाम देते हैं? विबगायर। क्या कहते हैं? दैट्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। कोई प्रॉब्लम? आप जरा देखिएगा कि हमारे पास ये 2 नंबर आपने याद करने हैं पहले तो। अच्छा, पहले तो आपने ये ऊपर वाले सारे नंबर याद करने हैं, लेकिन फिलहाल इन दो की बात कर लेते हैं। ऊपर आपके पास आ रही है वेवलेंथ। क्या आ रही है बेटे? और नीचे आ रही है फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, प्लीज आप जहन में रखिएगा कि इस फ्रीक्वेंसी की रेंज के अंदर अंदर की लाइट हमारे लिए विजिबल है, इसके बाहर की रेंज हमारे लिए विजिबल नहीं है। यानी अगर वेव की फ्रीक्वेंसी, सॉरी, फ्री हाईलाइट वेवलेंथ को कर रहा हूँ, बोल फ्रीक्वेंसी के बारे में रहा हूँ। अगर फ्रीक्वेंसी 10 रेज टू पावर 4 से ले 14 से लेके 10 रेज टू पावर 15 के दरमियान में है तो ये विजिबल है, वरना ये विजिबल। इसी तरह से उसकी वेवलेंथ हमारे पास है 10 रेज टू पावर -6 और 10 रेज टू पावर -7। कोई कंफ्यूजन? अब आपने 2 लफ्ज सीखे हुए हैं, मैं वो 2 लफ्ज आपके सामने बोलूंगा। दे आर इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट। दे आर इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट। वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट से ज्यादा होती है। अल्ट्रा वायलेट कौन सी होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट से, और जिसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट से कम होती है उसको कहते हैं इंफ्रारेड। उसको कहते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ये डिस्कवर कैसे हुई? एक बंदा था, वो ना चेक करना चाह रहा था कि जो लाइट होती है, क्या ये टेम्परेचर, इसमें हीट भी होती है, टेम्परेचर पे इम्पैक्ट डालती है कि नहीं। उसने 8-10 यानी लाइट के डिफरेंट कलर्स का, ये और कलर है, ये और कलर है, ये और कलर है, ये और कलर, क्या इनका टेम्परेचर डिफरेंस होता है? उसने प्रिज्म को इस्तेमाल करके व्हाइट लाइट को तोड़ा 7 डिफरेंट कलर्स में। तो आपने जैसे रेनबो आप देखते हैं, पेपर के ऊपर 7 कलर्स नजर आ रहे हैं, लाइट उधर से आ रही है, प्रिज्म में से गुजर रही है, ये 7 कलर्स पेपर के ऊपर बने आ रहे हैं। उसने 7 8 8 उसने ले लिए थर्मोमीटर। कितने थर्मोमीटर ले लिए? एक एक सीन 7 कलर्स पे रख दिया, एक साइड पे रख दिया कंट्रोल लेने के लिए कि हमारे इस टाइम रूम का टेम्परेचर कितना। पहली रीडिंग ली, फिर नोट किया, इन सब की रीडिंग, इन 7 के 7 कलर्स की रीडिंग में इम्पैक्ट आ रहा था और डिफरेंट इम्पैक्ट आ रहा था, जिससे पता लगा हाँ, हर कलर की लाइट डिफरेंट कलर का इम्पैक्ट रखती है। व्हाइट लाइट हो हमें गर्मी लगनी शुरू होती है, वार्म लाइट से हमें और वार्म लाइट कहते हैं क्यों है उसको, और वार्म फीलिंग आनी शुरू होती है, वाकई वार्म कर भी रही होती है। ब्लूइश लाइट का थोड़ा डिफरेंस है, बट देयर इज डिफरेंस। वो जो साइड पे रखा हुआ था रूम टेम्परेचर के, वो देखता उसका भी टेम्परेचर बढ़ गया। एक ही चक्कर है, वो दीवार पे लगा थर्मोमीटर तो नहीं कह रहा रूम का टेम्परेचर बढ़ गया। ए क्यों कह रहा है कि रूम का टेम्परेचर बढ़ गया? हुई इनविजिबल लाइट। आइडिया क्या है उसके जेल में? यहां से डिस्कवर हुई इंफ्रारेड। समझ आ गई आपको मेरी बात? तो जब इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट डिस्कवर हुई तो उन्होंने कहा यार, देखें तो सही किधर तक रेंज आती है। तो दे स्टार्टेड कॉलिंग देम नेम्स, दे स्टार्टेड बुलिंग देम, शी स्टार्टेड कॉलिंग देम नेम्स। अल्ट्रा वायलेट कहाँ तक रखी? ये नंबर आप आसान है, आसानी से याद हो जाएगा, ट्रेंड है सबके अंदर मार रहा। 10 रेज टू पावर 5 से लेकर 10 रेज टू पावर 24 तक आपने जाना है। इफ यू काम टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से ही चल पड़ते हैं। रेडियो वेव्स की मैक्सिमम लेंथ 10 रेज टू पावर 5 है। ये कौन सी लेंथ जो हम बना पाए, ठीक है, जो हम डिस्कवर कर पाए, रीड कर पाए। 5 से 9 तक रेडियो वेव्स हैं। 9 से 12 तक तीन के, पहले 4 का डिफरेंस था, अब 3 का डिफरेंस है। ये कौन सी हैं? माइक्रोवेव्स हैं। कौन सी माइक्रोवेव्स कौन सी होती हैं? वही वही जो हमारे माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल होती है। टेम्परेचर याद है? इंफ्रा इनविजिबल लाइट टेम्परेचर दे रही है, उसको हम कंसंट्रेट करके कराते हैं, माइक्रोवेव ओवन बन जाता है। फिर 12 से 14 तक इंफ्रारेड है, ये जो हम रिमोट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर 14 से 15 विजिबल लाइट है। 15 से 17 यूवी लाइट है। 17 से 20 एक्सरे है। 20 से 24, आपने प्लीज जरा डिफरेंस लिखें। 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। 4 3 2 1, 2 3 4। ओके हो गया? याद रह जाएंगी ये। अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को देखने के लिए। दरम्यान में वही 6 से 10, -6 से -7 तक, -4,
दो का डिफरेंस, तीन का डिफरेंस, चार का डिफरेंस। ये एक का डिफरेंस है। दो का डिफरेंस, तीन का डिफरेंस, चार का डिफरेंस। ठीक है। दो का डिफरेंस, तीन का डिफरेंस, चार का डिफरेंस। ठीक है। यस। वेवलेंथ सबसे छोटी किसकी है? गैमा रेज की सबसे छोटी है। सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है? हमारी गली में एक दुकान थी, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, सुना है फौत हो गया है। यानी साथ वाली गली में एक दूध दही की दुकान थी। वो, उसका नाम था गुलाम मोहम्मद। छोटे होते थे तो हम जब छोटे होते थे तो दही, दूध दही की दुकान पे बच्चों के जाने का रिवाज। गुलाम मोहम्मद उसका नाम था। तो सारे उसको पता है क्या कहते थे? गामा। तो कह रहे जा गामे की दुकान तो आप सोचें जब बड़े हो गए, मैंने पहली बार गैमा रेस पढ़ा होगा। हाउ आई कांट फॉरगेट दैट। उस वो बेचारा बड़ा एक्टिव था माशाल्लाह। पहले रेडी चलाता था, तरक्की भी देखे उसने कैसे की। पहले रेडी चलाता था, रेडी पे यही फ्रूटर शूटर का जूस ये चीजें बेचता था। तो उस जमाने में पता नहीं कैसे सब लोग एक दूसरे को जानते होते थे, एक दूसरे का एहसास करते होते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। आई डोंट नो व्हाई दिस वाज, वी वर स्मॉल किड्स, शायद हम तब नहीं थे इसलिए ऐसा था। तो सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। तो गामा वाज काइंड ऑफ लाइक ऐसे था जैसे हमारे मोहल्ले का एक हिस्सा है, पता नहीं कहाँ रहता था, कहाँ से आता था। तो एक बिग शॉप थी दूध दही की। वो एक भाई की थी, उसका नाम क्या था? उसको सारे अकरमा कहते थे, अकरम उसका नाम था। अकरम वाज उसको बहुत मोटे शीशों वाली ऐनक होती थी। और वो ही वाज लाइक एन ओल्ड गाय। तो ही वाज ऐसे लग रहा था उसकी एक नहीं दोनों टांगे कबर में है। तो उसने मरते मरते जैसे गामे को कहा, "ओ गामे ये दुकान तुम खरीद लो।" तो गामे ने वो दुकान खरीद ली। गामे ने दूध दही का वहां बड़ा प्रोजेक्ट अपना चल रहा था गामे का। कोई 4-6 महीने बाद हमने देखा अकरम तो इतना यंग मैन निकल के सामने आया, पता नहीं जैसे रेनोवेट हो गया हो। बाल काले, ऐनक उतरी हुई, एक्टिव, पता नहीं कहाँ से अपना इलाज करा गया था, उसको कोई बीमारी थी, पता नहीं साल बाद ऐसा हुआ। अब गामा वॉज अ यंग मैन। वो तो अकरम से तो अपनी दूध दही की दुकान चलती ही नहीं थी। गामा ऐसे चला रहा था जैसे तवाई ने कहा, पूरी कॉलोनी में हमारी में गामे की दुकान चल, बहुत दूर दूर से लोग आने शुरू हुए गामे के पास। हमारी कॉलोनी के साथ ही एक मोहल्ला था। यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोहल्ला एंड कॉलोनी। तो हमारी कॉलोनी के साथ एक मोहल्ला था। तो हम लोग उस मोहल्ले के दूसरी तरफ एक डबल रोड थी, और रोड के दूसरी तरफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद थी। वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो गामा वन डे, गामा ने उस मोहल्ले में दाखिल हुआ, गली क्रॉस की, यूनिवर्सिटी रोड पे आया, और रोड क्रॉस करने लगा था पैदल। उस जमाने में लोग पैदल भी काफी सफर कर लेते थे। somebody hit him and maybe run or not। और वो गया, हॉस्पिटल रहा। उसके दिमाग की हड्डी को यहाँ पे स्कल की कोई हड्डी फ्रैक्चर हुई जो दिमाग में लगी। और फिर उसको वो तो ऐसे था जैसे मरने लगा। ही वॉज इन कॉमा फॉर अ फ्यू डेज, मे बी अ मंथ और सो। फिर कुछ अरसे बाद आफ्टर अ फ्यू मंथ्स जब वो वापस दुकान पे आया, आप इमेजिन करें कि वो दूध दही की दुकान वाला उस जमाने में था, हम सब लोग खुश थे और गामा वापस आ गया। बट ही वॉज नेवर द सेम। जैसे अकरमा रेनोवेट होके 75 साल की उम्र से 45 में शिफ्ट हुआ, गामा बेचारा 35 साल की उम्र से एकदम 85 में शिफ्ट हो गया। ही कुडंट इवन स्पीक वेल। उसके बोलता सही नहीं था, चलता बिल्कुल अकरमे की तरह था, जैसे अकरमा चलता था घसीट घसीट के टांगे। वो भी अब घसीट घसीट के चलता था। एंड इट वाज, एवरीथिंग वाज इन शैम्बल्स। तो ये भी एक चीज मैंने अपनी आंखों से देखी कि मैंने एक नौजवान को दिनों में बूढ़ा होते, और एक बूढ़े को दिनों में नौजवान होते देखा। अल्लाह जाने इसमें अल्लाह की क्या मंशा थी। खैर, आगे चलता हूं। तो आपने याद क्या रखना है, ये बात शुरू कहाँ से हुई थी? बात शुरू यहाँ से हुई थी कि आप देख रहे हैं कि इसमें ऑर्डर क्या चल रहा है, ये कमी आ रही है इधर को। ठीक है। आप अगर रेडियो से गामा की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ छोटी होती जा रही है। वेवलेंथ क्या होती जा रही है? लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। फ्रीक्वेंसी को क्या होता जा रहा है? ये यहां से वो बात शुरू हुई थी गामा और अक्रमे वाली। एक तरफ गामा है जो बेचारा बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, और एक तरफ अक्रमा है जो बुढ़ापे से जवानी में आ गया है। ठीक है। तो आप बेशक लिख लें ऊपर गामा और अकरम। बट यू गेट द आइडिया, राइट? याद करना भी आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनको ईएम रेज भी कहते हैं। ये बड़ी डेंजरस होती हैं, कैंसर कॉजिंग होती हैं। एक्सरे इसीलिए एम ही नहीं हर किसी का एक्सरे कराई जाते हैं, फैशन नहीं समझते। आप इधर मैं देखूं मेरी पसलियां किधर तक पहुंची हैं, 2 दिन जिम लगाया और चेक करें पसलियों पे असर पड़ा है कि, सेल्फी स्टिक नहीं इसको बना लेते।
अल्ट्रावायलेट रेज भी इसी तरह से हमारे लिए, ये वो अल्ट्रावायलेट जो सूरज से आती है, कहते हैं कैंसर हो जाता है। भाई ना कर, ओजोन जिससे प्रोटेक्ट करती है। ये वाली निस्बतन कम डेंजरस है ये भी डेंजरस, लेकिन निस्बतन कम डेंजरस है। यानी आपको पता है ना, माइक्रोवेव ज्यादा खाना नहीं करते बार बार हम लोग। हम माइक्रोवेव खाने को किसे प्रेफर किसको किया जाता है, आग पे गर्म, वो हम अपनी आसानी के लिए माइक्रोवेव कर लेते हैं, वरना खाना किस पे गर्म करना चाहिए, चूल्हे पे गर्म करना चाहिए। चूल्हे पे भी इससे भी ज्यादा प्रेफरेबल क्या है, लकड़ी वाली आग पे किया जाए। राइट। अब नए चूल्हे देखे ना, मॉडर्न चूल्हे कितने मजे के हैं। मैं यार इंशाल्लाह वो लगवाऊंगा जल्दी जल्दी से मुराद, घर जब लूंगा। तो वो चूल्हा आपने देखा है, पता ही नहीं होता जल रहा है यार। वो इलेक्ट्रिक भी नहीं है, वो पता नहीं अजीब चीज है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चूल्हा। आप उसके ऊपर हाथ रखें कुछ भी नहीं, ठंडा है। और नहीं है भाई। हाँ, इंडक्शन वाले। तो वही ना, वही ना, वो कैन जो है उसका हांडी रखें वो ठीक है उस, और पकता है खाना बेहतरीन उसके ऊपर। दिखने में ही कितना मजे का लगता है। और मुझे तो उसको देख के पता है क्या याद आता है। बचपन में ना हमारे एक मामू के घर का फ्लोर बड़ा शाइनी था, तो हम उस पे स्किडिंग करते थे। तो उस पे तो बंदा वो ग्लास रखे ऐसे स्लाइड करे, स्लाइड करता वो जा रहा है, ग्लास उधर जा रहा है। एक आधा टूटेगा तो लड़ाई जरूर घर में होगी, लेकिन इंजॉयबल थिंग है। खैर आगे चलते हैं जी। एज वी मूव फ्रॉम गामा रेस, आप कहते होंगे सर के किस तरह के शौक हैं गरीबों वाले, है ना, है ना, तो कहते रहे क्या। अच्छा चलें अब सीरियस, लेट्स कम टू द सीरियस नाउ। As we move from gamma rays to radio waves, wavelength increases, frequency decreases, energy increases। इसको हाईलाइट करना है, इस बात को, इस बात को हाईलाइट करना है। एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, किधर से किधर जा रहे हैं हम, गैमा से, ये लेफ्ट से राइट लेके जा रहा है, मैं आपको राइट जी ठीक है। क्या, मुझे इस टाइम तो कोई आइडिया नहीं, आप देख लें क्या वो 5 पेपर की प्रैक्टिस के लिए है। वो सर सलमान सर जहाँ जैसे से बात कर लें। हाँ, जो यूजुअल हमारी सिचुएशन होती हैं उन्हीं के मुताबिक उनसे बात कर लें। सर जहाँ से डिस्कस करेंगे। सर तो हम क्या कह रहे थे, एनर्जी डिक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी के डिक्रीज, ये याद कर लें आप, ये हमेशा के लिए ही रिलेशनशिप है। जब भी किसी वेव में फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी एनर्जी भी, फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब है एनर्जी के ने क्या करना है, डिक्रीज होना है। और वेवलेंथ इंक्रीज जब हो रही होती है तब भी एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है, ये हमेशा के लिए, वैसे ही ये कॉन्सेप्ट याद करना है। ये ऐसा नहीं है सिर्फ इनके लिए है, कहीं भी किसी भी वेव, वेव के अंदर वेवलेंथ इंक्रीज करेगी अगर, तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज कर रही होगी और एनर्जी भी डिक्रीज कर रही होगी, लेकिन इसकी एक शर्त है, देयर इज अ कंडीशन टू इट। कब, अगर आपने स्पीड उसकी कांस्टेंट रखी। क्या कांस्टेंट है, अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो फिर ये इसी तरह से होगा, ये शर्त इसकी साथ लिख लें। अब लिख नहीं रहे वो, क्या वजह है। हाँ लिखना, मैं शुगल में लिख रहा हूँ यहाँ पे। प्रिंट आउट क्यों दिया आपको, अगर सिर्फ शक्ल ही दिखानी थी इसकी तो। दे ट्रेवल एट ऑल, दे ऑल ट्रेवल एट सेम, ये सारों की स्पीड बाय द वे सेम है। ये स्पीड ऑफ लाइट वाली स्पीड हम इनकी लेते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट अब असल में बाद में डिस्कवर हुई थी, डिस्कवर तो पहले ये हुई थी। बाद में जब एहसास हुआ कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स नहीं होते, वेव होती है, तो हमने उनको यही स्पीड बार आगे चलते हैं, देर आर। और इनकी जो, इनके इर्द गिर्द भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, और वो एट राइट एंगल टू ईच अदर होती हैं, ये होती हैं। ये पता है मैं कैसे पता लगा, ये मैं केमिस्ट्री से पता लगा। केमिस्ट्री से कैसे पता लगा, हमने देखा बाज मॉलिक्यूल, आप आइसोमरिज्म पढ़ रहे हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमने देखा बाज ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, उन पे जब लाइट पड़ती है एक खास एंगल पे आके, तो उनका, आप आगे जाके पढ़ेंगे, उनके अंदर भी उनका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म चेंज, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और चेंज क्या आता है स्ट्रक्चर में, कि अगर पहले ऑक्सीजन का आइटम राइट साइड पे था तो वो शिफ्ट होकर किधर चला जाएगा, लेफ्ट साइड पे। और उससे कम, लेकिन बहरहाल प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ता है। इसी एग्जांपल में आपको ऐसे समझा देता हूँ, आप मानेंगे नहीं इस बात को, सर इससे क्या प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ेगा। आप इसे खाना पकाने का इत्तेफाक, ऑमलेट बनाने का इत्तेफाक किस किस को अभी तक नहीं हुआ, ऑमलेट बनाने का इत्तेफाक किसको अभी तक नहीं हुआ, सबको हो चुका है। इसका मतलब प्याज सबने थोड़ा सा तो काटा होगा कभी ना कभी।
या कटा हुआ डाला होगा। प्याज को जब लंबे रुख काटते हैं तो खाने का जायका और होता है, और जब दूसरे रुख चॉप करके काटते हैं खाने का जायका और होता है। यस। रायते में डाल के देख ले, कहीं कुछ भी ना करे, रायते में डाल के देख ले, डिपेंड्स अपॉन द डिश। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इन चीजों से, मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे प्याज से फर्क पड़ता है खाने पे वैसे मॉलिक्यूल्स पे भी इसी तरह, नो नो नो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे वहां पर फर्क पड़ने का एक अंदाज आप देखें ना, जरा सी क्या कट करने का स्टाइल ही चेंज किया है। और उसमें भाई कीमा आप मशीन से निकलवाते हैं या हाथ से करते हैं, उसमें भी जायके का फर्क होता है। ये बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं, हर कोई इसको जज। इसी तरह इन मॉलिक्यूल्स की भी प्रॉपर्टीज में माइनर फर्क आता है लाइट पड़ने से। ठीक है, आगे चलें। तो याद क्या रखना है इसमें आपने, वेव जब निकलती है बेटे, तो ये देखें, ये जो ऊपर है ना वर्टिकल, जो वर्टिकल आपको नजर आ रहा है, दिस इज वर्टिकल, ये क्या है, जो वर्टिकल फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो कौन सी फील्ड है। और जो हॉरिजॉन्टल फील्ड चली आ रही है, दैट्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये याद रखनी बात। वेव इधर से इधर आ रही है, वेवलेंथ क्या होती है वो होता है। अब बेटे लाइट के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। इंशाल्लाह हम कल अपना लाइट का चैप्टर खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। इसलिए यहां से आगे कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आर वी क्लियर सो फार। Yes, sir. चलो, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, एज ऑलवेज दिस विल बी ऑटोमेटिकली अपलोडेड, मुझे करना भी नहीं पड़ेगा। एंड यू कैन री वॉच इट और रीच टू मी अगेन। सलाम अलैकुम।